आपका एग्ज़ाम किट से। लेकिन हुआ क्या, वो मुझे कॉर्पोरेशन टैक्स का सीट नहीं दी थी, बोले थे मुझे बाद में दूंगा, ठीक है। और उसमें का कोई लेक्चर भी मुझे हम्म। नहीं दी थी, तो यहीं पर ही प्रॉब्लम हो गया। तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी मैं इधर उधर से कुछ खुद से यूट्यूब से मैनेज करके जितना दूर हो सका किए हैं। तो हम अच्छा सोच रहे थे अच्छा कि अच्छा अच्छा, आपसे ठीक। साथ स्टडी करते तो प्रेशर रहता तो शायद इस बार निकल जाए। हम निकल जाने के लिए कोशिश करें, समझिए से फर्स्ट टाइम मुझे पास हो जाए नहीं, समझ आ गया। तो अच्छा तो होता। ये नहीं, आपका लास्ट पेपर रह गया नहीं उसके है पास एसी से? ए टी एक्स एडवांस ऑडिट रह चुका है, ये दो पेपर है। अच्छा, एडवांस ऑडिट। तो ओके, एडवांस आप ऑडिट, ठीक। एडवांस ऑडिट भी ठीक लेते है। हैं क्या क्लास, ना क्या खाली हाँ, टैक्स? एडवांस ऑडिट की भी। हाँ, एडवांस ऑडिट की भी। अच्छा देखते हैं, यदि ये निकल जाता तो मैं हम फिर आपसे एडवांस ऑडिट का भी स्टडी हाँ। प्लान करना सही है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये आप बताओ जी कि आपने जो क्वेश्चंस किट के किए हैं, वो आपको पता है क्वेश्चंस जो किट के अंदर, वो तो डिफरेंट मतलब मिक्सचर है। उसके अंदर इनकम टैक्स के भी हैं, यही तो। कॉरपोरेशन हाँ, टैक्स के। आपका बात बिल्कुल 100% नहीं है। जैसे कि वो वैट है 4 मार्क का, बाकी कुछ कैपिटल गेन है, कुछ इनहेरिटेंस टैक्स आया जी हुआ। बिल्कुल। अब वो, उस हाँ बिल्कुल। मेरे तो कुछ एक। ऐसे क्वेश्चन हैं। जी जी, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं सुहेल, जो बिल्कुल स्पेसिफिकली होंगे, जो मतलब आपके सेक्शन ए के अंदर रहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो है मिक्सचर है, आपको पता है एडवांस टैक्स के अंदर मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल 25 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, उसमें से 3 से 4 मार्क्स वैट हो जाएंगे, 5 से 7 मार्क्स कॉर्पोरेशन टैक्स हो जाएगा, 2-4 मार्क्स का इनहेरिटेंस या कैपिटल गेन टैक्स, और बाकी इनकम टैक्स है। तो वो मिक्सचर आता है। जी तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको, ताकि आपको एग्जैक्ट आ जाए जो वो मिक्सचर है इन सारे टॉपिक्स का। जी हम किट के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये होगा कि आपके सारा जो कोर्स है वो रिवाइज हो जाएगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ठीक है। रिवाइज होंगे। ठीक है। और डेफिनेटली कॉरपोरेशन टैक्स भी उसके अंदर रिवाइज हो रहा होगा, और जो कॉरपोरेशन टैक्स उसके अंदर कवर अप नहीं होगा, उसको हम स्पेशल नोट से कवर अप करेंगे। ठीक है। उसमें आप जैसे कि काप्लान है ना, वो आपका काप्लान में आप एक कुछ टॉपिक देता है, नीचे एक मैथ देता है। जी। मैथ प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आपके हाँ, पास मैं क्या आपको दिखाता हूँ, एक ऐसे सेकेंड। ही कुछ है क्या ना क्या? जी, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ठीक है। जी सर, जी आपको ये किट आपकी स्क्रीन में नज़र आ रही है, यूके कैप्लन किट? नहीं, अभी शायद आज हाँ आ रहा। जी ओके, ठीक है। जी आप ये देखो, ये है कैप्लन किट। जी जी अगर हम नीचे जाएं, अब ये देखो, ये बड़े वो हैं जो मतलब जैसे केस स्टडी आएगी जो आपके सेक्शन ए के अंदर होंगे। ठीक है। अब आपको पता है सेक्शन ए के अंदर जो केस स्टडी है, इसके अंदर आपका मिक्सचर होगा, इनकम टैक्स का भी पार्ट होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब ओवरऑल आपका सारा होगा। कोई स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन पर टारगेट नहीं किया जाता। जी तो ये जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। और प्लस डेफिनेटली कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत मिनिमल होता है, आपको आइडिया होता है, वो वहाँ पर कवर नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम कॉर्पोरेशन टैक्स के फिर एक स्पेशल जो इस तरह के क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और मैक्सिमम करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्योंकि किट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से, मेरे पास पेपर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपकी जो एक किस्म का सारा जो कोर्स है वो रिवाइज हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं याद हो रहे थे, इनकम टैक्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स वगैरह आपको नहीं याद आते, कैपिटल अलाउंसेस बेसिस पीरियड में इशू होता है, फिर हम कैपिटल गेन टैक्स में चले जाते हैं, उसके अंदर जो रिलीव्स हैं आपके मिनिमम 4 से 5, वो हैं, इनहेरिटेंस टैक्स में उसे कहते आ जाता है, फिर वैट है, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो वो आप इजीली नोट डाउन वाला करते जाओगे, फिर मैं आपको बता दूंगा ये रहा, हाँ सुहेल, आपको ये चीज़ आपको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी तो वो फिर आप क्या करोगे, जी बोलिए। आपके पास वो एक किस्म का होमवर्क या टास्क की असाइनमेंट हो जाएगी, आप उसको गो थ्रू करोगे दोबारा, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस एग्जांपल्स बुक के अंदर है वो आप गो थ्रू करोगे, और मैं भी आपको एग्जांपल्स वगैरह दूंगा, ताकि आप वो छोटी छोटी जो एग्जांपल्स करोगे ना, और जी उन्हीं को सिनेरियो में पुट करेंगे, डिफरेंट नहीं होगा। मैं जो मेरे अभी भी मेरा स्टूडेंट है, उसको मैं यही बता रहा हूँ कि जब हम ये छोटी छोटी एग्जांपल्स करते हैं, आप उन सिनेरियो के अंदर उनको पुट करके एक कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन बना लेते हो। उससे क्या बेनिफिट ये होता है कि हाँ डेफिनेटली वैल्यूज डिफरेंट होगी, सिनेरियोज थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन जो मेजर जिसको हम डिफरेंस कहते हैं ना, वो नहीं होता है। अच्छा। जी ठीक है। जी अब जैसे
टोटल आपकी जो कैप्टन किट के अंदर क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेटली हैं 60 आप है। जी 70 जी। ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन है। जी। अब ये देखो, अब ये जो ग्रुप कंसोर्टियम ओवरसीज ये तो टोटली आपका कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया। हाँ। अब फिर आ गया आपके फैमिली कंपनी ये इश्यूज, भी तो ये भी कॉर्पोरेशन आपकी टैक्स है। कंपनी से, ये कॉर्पोरेशन भी टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड है जी। जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। जी। ठीक है, ये पर्सनल अलाउंसेस का आ गया, इनकम टैक्स वगैरह के इश्यूज आ गए पर्सनल के। ये आपका चेंजिंग बिजनेस मतलब जो कैपिटल गेन से रिलेटेड है, फिर ये इनकॉर्पोरेशन टैक्स से कंपनी से रिलेटेड, ये इनकम टैक्स से आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इस तरह क्या होगा कि हम मिक्सर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा, मेरा कोशिश ही यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को किट के क्वेश्चंस कराए जाएं। जी। और फिर और मिसाल के तौर पर कोशिश हम ये करें कि हम एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस करें, जी। एटलीस्ट कोशिश की जा सके। ठीक। और फिर बाकी जो है वो आपको होमवर्क दिया जा सके डेली की बेसिस पर 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम, तब तो सही है, सही है। ताकि ताकि उससे ये बेनिफिट होता है कि और उसी से रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमने आज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया जी। तो कल भी वही करेंगे, और फिर मैं आपको साथ एक और उससे रिलेटेड होमवर्क दे दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये इस तरह का भी सिनेरियो आ सकता है, लेकिन जो मेन टॉपिक जो टेस्ट आउट हो रही है वो सेम ऐसी हैं, तो फिर आप उनको नोट से रिलेटेड भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। और एडवांस टेक्स का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को इशू होता है, जी। और सबसे बड़ा इशू यही होता है कि जो रूल्स छोटे, क्योंकि छोटे छोटे रूल्स है ना, एक हाँ। एक लाइन का भी टेस्ट हो जाता है रफली 2 to 4 मार्क्स मिनिमम, हाँ। और वही पेपर के एंड पर आपका मेजर डिफरेंस करता है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर टेक्स के अंदर फेल कहाँ हो रहे होते हैं, मिड 40s के बाद अच्छा। यहाँ पर फेल होते हैं। और वो दो दो मेजर रीज़न होती है, एक कोई ना कोई पार्ट रह जाता है, स्किप कर जाते हैं, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, भूल गया या टाइम मैनेज नहीं कर सके। जी। और तीसरा जो इंटरप्रिटेशन स्किल्स हैं, क्योंकि आपको पता है आपने यहाँ पर इंटरप्रिटेट करना है, आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट टैक्स एडवाइजर के तौर पर एग्जामिनर को अपना पेपर पेश करोगे, तो यहाँ पर जो आपकी राइटिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो वोकैबलरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता, क्योंकि आपको पता है ना जो प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं वो इन्हांस हो चुके हैं ओवरऑल पेपर के अंदर। प्रोफेशनल मार्क्स होता है ना, एक एक जो जैसे कि 50 में 5 मार्क्स है जी, कि। बिल्कुल उसी की बात करूँ, वो ही प्रोफेशनल, वो आपके टेक्निकल, क्योंकि एक तो है ना आपके टेक्निकल मार्क्स जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, अब प्रोफेशनल मार्क्स उन्होंने इन्हांस कर दिए हैं आपके प्रोफेशनल पेपर्स के अंदर। वो इन्हांस करने का जो मेजर वन ऑफ द रीज़न है वो यही है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट पास आउट होता था एसी से करके या कोई भी प्रोफेशनल पेपर करके, जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाता था उसके पास इतनी अच्छे प्रेजेंटेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होती थी। तो अल्टीमेटली क्या होता था, एसीसी के ऊपर पॉइंट आउट होता था। वहाँ पर उन्होंने फिर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया उन्हें कि नहीं, इट्स बेटर है कि हम जो प्रोफ़ेशनल मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में, जी। उसको एनहांस कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए यहीं पर ट्रेनिंग हो जाएगी। अच्छा। ठीक है? जी। अब हम क्या करते हैं, एक ना क्वेश्चन करते हैं, मिक्सचर है, जी। उसके अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, वैट वगैरह भी है। वो है ठीक। आपका पास्ट पेपर का सितंबर एंड दिसंबर 15 हाईसॉप लिमिटेड। जी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी कैप्टन किट का। क्वेश्चन नंबर 20 हाई स्कूल एवरेज, ठीक है। जी, मेरे पास अब एक इसमें प्रिंट बुक भी है, मेरे पास सॉफ्ट बुक भी है, समझे। हाँ, प्रिंट बुक ही ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में एग्ज़ाम दे रहा, इसके आगे मैं कंप्यूटर में एग्ज़ाम नहीं दिया था। जब हम 5 ईयर्स आगे जब पास किए थे ना लास्ट, तब जी, जी। वो राइटिंग स्किल में था, समझे। बीच में हाँ, तो आपने जो लास्ट पेपर पास किए थे वो कब पास किए थे? 2018 में। हाँ, उसके बाद अभी पेपर नहीं दिया आपने? मैं वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गए थे, तो अच्छा, फिर अच्छा, अच्छा, इसी समझ आया। से तो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना वर्ड और एक्सेल के ऊपर? वर्ड एक्सेल में तो धरिए हम एक सी ए फर्म में जॉब करते हैं, तो वहाँ तो सारा दिन वर्ड अच्छा, और एक्सेल में ही काम बस करना पड़ता है। फिर तो आपको कोई वो मतलब वो कहते हैं ना टेंशन लेने की ज़रूरत, मैं समझा शायद उससे मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं वहाँ वो पर आपको पता है इश्यू बनता है बच्चों के लिए, ज़ाहिर बात है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो, तो फिर आपके लिए डेफ़िनेटली वो एक इश्यू बन जाता है कि यार इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगा, जी। वहाँ प्रॉब्लम फिर बनती है।
आपने कब क्वालिफाइड किया? बहुत दिन हो गया, काफ़ी सारा दिन। यार मुझे तो पढ़े हुए उसे कहते, लास्ट मैंने पढ़ा था वो तकरीबन 2015-16 था। अच्छा, हम लंदन में थे बीच में काफ़ी दिन, समझे, तो लंदन में ही एस स्टार्टिंग किए थे, फिर वहाँ से वीज़ा प्रॉब्लम हुआ, आना पड़ा, तो फिर इसी से हम्म, यहाँ आने के बाद हाँ ट्यूशन हाँ। फी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, वो हाँ बिल्कुल, वो पाउंड। डेफिनेटली पाकिस्तान के हालात की वजह से पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया हुआ है। तो पाउंड का आपकी ज़्यादा, पेपर फिर फीस वो भी है, इनकम फी, ट्यूशन वहाँ तो फीस भी है। वहाँ उधर ये 2 दिन काम करने से वो एक सब्जेक्ट के पेपर फी दिया जाता, तो उस टाइम हाँ, इमोशनल। तो आप कहाँ पर थे पहले? लंदन में ही थे हम आपका। अच्छा, यूके में थे, ओके। जी। तो वो तो डेफिनेटली बाहर भी मतलब फॉर एग्जाम्पल तो वहाँ वहाँ पे भी मतलब क्या नाम है, आसान नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वो ये है कि वहाँ पर फिक्स चीज़ होती है, यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इशू है। आपको उधर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है आपका, पंजाब में? पंजाब में ठीक है, इतना कोई वो खास वो कोई फर्क नहीं है। वो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही और लेकिन आगे भी वो ऐसे ही रहेगा। ये पेशावर का तरफ केपीके में बहुत सिचुएशन खराब है, तो आपका वो अच्छा अच्छा अच्छा। आर्मी को पसंद नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक हाँ, करता है। आर्मी की तो वैसे भी इधर भी अब कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि अब वो पता लग गया हुआ है कि आर्मी ने क्या काम किए हुए हैं 75 साल से और क्या मुल्क के करते हैं। साथ जी बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे ही गद्दारी है। किया, गद्दारी किया और वो मुल्क के जो साथ। भी जो भी कोई मतलब पढ़ा लिखा हमारे तरह प्रोफेशनल है, तो उसको हर एक को पता लगे, वो अब जहाँ पर भी है, वो पंजाब के अंदर होए, इस्लामाबाद में होए, केपीके में होए या कराची में बैठा है, उसको पता अब लग गया वो अच्छा खासा कि फौज क्या काम करती है। लेकिन किसी एक फौज को लेकिन फांसी पड़ना चाहिए, समझे ना, किसी एक फौज को फांसी हाँ बिल्कुल जब तक ऐसे नहीं ही है। मिलेगा। ये जैसे कि धरिए नदीम अंजुम जैसा इंसान, ये कोई, हम्म, हम उस दिन, अब बिल्कुल है, मोहित मोहित पीरजादा को थी, पहचानते हैं मोहित पीरजादा? ऐसे ही है, बिल्कुल। तो वो एक दिन बात बोला था, जो माँ बाप का बच्चा पढ़ाई लिखाई में नहीं होता उसे फौज में भेज देता है। अब जब वो, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका बिल्कुल। अकल कम होता है वो फौज में जाता है, वो फिर मुल्क चलाने चला जाता है। प्रॉब्लम, चलिए हम्म, इस तरीके से। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखते हैं क्वेश्चन। जी। चलिए, इसे बड़ा नहीं किया जाएगा हाई भैया? सप्लीमेंट, इसको बड़ा आपने करना है। जी, वो कैसे? ये क्योंकि स्क्रीन छोटा एक लग रहा सेकंड, है। एक सेकंड, फुल स्क्रीन नहीं किया जाएगा? बंद हो गया, एक सेकंड। आपने सीए फॉर्म में प्रैक्टिस किए थे क्या? नहीं यार, मैंने सीए फॉर्म में नहीं प्रैक्टिस की, मैंने टोटली इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किया। अच्छा, सीए फॉर्म में काम करने में एक मज़ा लगता है, बोले क्यों? अच्छा, नहीं, जो मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 12 साल का तजर्बा है। जी। तो मेरी जो पहली कंपनी थी वो एक किस्म की एडवाइजरी और आउटसोर्सिंग कंपनी थी यूके अच्छा की। अच्छा तो अच्छा। वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 6 साल काम किया, तो वहीं पर मैंने अपनी सारी जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है ये सब वो सही सारी है। वहीं पर मैंने ली थी। हम पहले कंपनी में जॉब किए थे, कंपनी में वो एवरी डे सेम वर्क होता था ना, तो फिर तो बोरिंग आ जाता है, लेकिन सी ए फार्म होता हाँ है, डिफरेंट क्लाइंट का डिफरेंट प्रॉब्लम है, डिफरेंट सोल्यूशन दो। बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे पता है। ऑडिट फर्म्स के साथ ईयर एंड ऑडिट पर काम होता है, ड्यू डिलिजेंस, इंटरनल ऑडिट पर, तो मुझे आइडिया बड़ी अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली हर आपके फर्म या गया इंडस्ट्री में काम करने के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जी। उधर भी बेनिफिट है, यहाँ पर भी बेनिफिट है, वहाँ पर भी डिसएडवांटेज है, यहाँ पर भी सी ए डिसएडवांटेज है। फार्म का सबसे बड़ा तो ये डिसएडवांटेज कोई, है, आपका सैलरी सही नहीं देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सी एफ में ये है कि आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, वो ये एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको एक रिलीफ दिया जाता है। ये बात है, हाँ। जी, तो ये आपका एक बेनिफिट और रिलीफ होता है कि आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। यस। इंडस्ट्री में भी दिया जाता है, डिपेंडिंग के आपकी कितनी अच्छी, आपके जो मैनेजर्स हैं उनके साथ कितनी अच्छी रिलेशंस हैं, और वो समझते हैं कि आप एक अच्छे टीम मेंबर हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अकोमोडेट करते हैं। जो अच्छी कंपनियां मतलब देखते हैं, जो अच्छी, जो समझते हैं कि यार हाँ, अगर हमारा एम्प्लॉय पढ़ रहा है तो हाँ अल्टीमेटली हमारे ही बेनिफिट होगा कंपनी के। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। जी, ये क्वेश्चन है जी। हाई सब लिमिटेड, ठीक। सितंबर दिसंबर 15 का। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, कितने हैं? 5 मार्क्स के लिए, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। जी।
एक्सप्लेन विद द एड ऑफ कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन करके एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। जी विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर होम टू वर्क ट्रैवल इज मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट फॉर, किन के लिए, कॉलन के लिए 5 मार्क्स के लिए और हाईसब के लिए 3 मार्क्स के लिए। तीनों के लिए। आप आपने क्या करना है, और ये ज़हन में रखना है कि आपने उनके लिए वैट इग्नोर करना है। आपने उनके लिए कैलकुलेशंस करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है किस ज़ुमरे में, कि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है घर से वर्क ट्रैवल करने के लिए। तो हाँ उसके लिए 2 अल्टरनेटिव हैं, उनमें को आपने इवैल्यूएट करना है और फिर बताना है कौन-सा जो अल्टरनेटिव है ऑप्शन वो सबसे बेस्ट है इन दोनों के लिए। सबसे पहले है कॉलन। अब ज़रा पढ़ते हैं कॉलन से रिलेटेड जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। जी HiSub Limited. You should assume that today day is 1st April 2023. HiSub Limited wishes to provide assistance with home to work travel cost for Corin, who is an employee. ठीक है, और जी जारी बात है, आपको पता है क्वेश्चंस में डेट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस सिनेरियो के अंदर, बेशक वो कंपनी के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, वो आपने हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड एडवाइस ऑन द कॉर्पोरेशन टैक्स इम्प्लीकेशंस, आपने उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स की इम्प्लीकेशंस के लिए भी एडवाइस करना है। जी फॉर द परचेज ऑफ अ शॉर्ट लीज एंड द वैल्यू एडेड इम्प्लीकेशंस बतानी है सेल ऑफ वेयर हाउस से रिलेटेड। जी हाइसो लिमिटेड इज़ अ यूके रेजिडेंट ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ये क्या है, ट्रेडिंग कंपनी है। प्रिपेयर अकाउंट्स 31 दिसंबर ईच ईयर, इज़ रजिस्टर्ड फॉर वैट, वैट के लिए रजिस्टर है। लीज अ फैक्ट्री ऑन 1 फैब 2023। फैक्ट्री अब ये बेची तो है। हमारे, जी, इनिशियल उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन थी। अब पढ़ते हैं कॉलम से रिलेटेड, क्योंकि हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। वो रेजिडेंट है और डोमिसाइल है यूके के अंदर, ठीक ठीक हो गया। है। इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ हाइसब लिमिटेड हु वर्क्स ओनली एट द कंपनी हेड ऑफिस। सैलरी कितनी है, 55,000। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्टीमेटली ये हायर बैंड हायर के अंदर आता है, जी 37 ठीक है। 700 के ऊपर चला जाता है ये। टैक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ना साथ ही आपने नोट्स बनाते जाना है, हाँ क्योंकि आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूके रेजिडेंट कंपनी, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, जैसे कि जो आप रिक्वायरमेंट थी उसको हाईलाइट कर देना है, अच्छा ताकि उससे बेनिफिट जी ये होगा कि आपने पहले से उनको हाइलाइट नोट्स बनाए होंगे। जब अगर आप नेक्स्ट पार्ट पर जाओगे, पार्ट बी, पार्ट सी पर, तो आपको पता होगा कि हाँ यार, इससे रिलेटेड मैंने वो पढ़ी थी वहाँ रिक्वायरमेंट। आप डायरेक्टली उस पैराग्राफ में, डायरेक्टली उस जगह जाओगे, उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, और अल्टीमेटली टाइम सेव होने से जो माइंड पर प्रेशर, स्ट्रेस लेवल है वो ज़रा कम होगा, और फिर आप अच्छा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकोगे और उससे रिलेटेड एग्जैक्ट आंसर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू ही टाइम मैनेजमेंट का, उस टाइम मैनेजमेंट से ही आपके लिए मुश्किल होता है। जी। फिर भी क्या एटी अब परसेंट क्या 55, अटेंड कर किया जा सकता है एग्ज़ाम में? फिफ्टी एटी बिल्कुल किया परसेंट जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन इसको आपने, वो कहते हैं ना, अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना। ऑब्जेक्टिव ही आपने रखना है 100 मार्क्स के लिए। उससे ये होगा, आप अपने आप को क्वेश्चन दे रहे होगे ज़्यादा एक्स्ट्रा। उस क्वेश्चन एक्स्ट्रा देने से आपके लिए ज़्यादा फ़ेज़ेबल होगा। अगर ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप घर से 80 का या 90 का सोच के जाओगे, तो फिर अल्टीमेटली आपका पेपर में, अगर हो सकता है आपको ज़्यादा कोई ईज़ी आसान क्वेश्चन मिला, आपको, कि नहीं यार 80-90 तो मेरा ईज़िली हो गया, इसमें मैं अपना थोड़ा टाइम, एनर्जी नहीं लगाता। अल्टीमेटली वो खुदा ना ख़ास्ता क्या होता है, मिड 40s में बच्चे फ़ेल होते हैं, 44, 46, 45, 47, 48, इवन 49 पर भी फ़ेल हो जाते हैं। जी तो ये कभी भी आपने टारगेट लेना, आपने घर से ही टारगेट रखना है, 100 मार्क्स का पेपर करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो वो आप अपने आप को क्वेश्चन दोगे, ताकि जितनी मर्ज़ी गलतियाँ होंगी, तो अल्टीमेटली आप बहुत गंदा भी कर, मतलब गंदा भी, आपको गलतियाँ निकालते भी, और अल्टीमेटली आपको एटलीस्ट 55 टू 60 पर, मिनिमम पर आपका मार्क्स ला रहे होंगे, जो ठीक आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देगा कि आप अच्छे मार्क्स से पेपर पास कर रहे होगे। जी ठीक है। ठीक सो 55,000 है तो ये हायर बैंड के अंदर आएगा, है हाँ तो हाँ 40% तो सिंपली ये टैक्स जी पे करेगा, ठीक ठीक है है, फ्रॉम द हायर। और कोई उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, डायरेक्टली इस पर टैक्स लगेगा, कोई बेनिफिट वगैरह नहीं है, कोई प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, नथिंग, सिंपल ही है, ठीक है। हाईसब लिमिटेड असिस्टेंट विद होम टू वर्क ट्रैवल कॉस्ट। जी हाईसब लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू ऑल्टरनेटिव्स, दो ऑल्टरनेटिव सोच हैं टू प्रोवाइड असिस्टेंस विद कार एंड होम टू वर्क ट्रैवल कॉस्ट, ओके। जी ऑल्टरनेटिव वन क्या है, दो ऑप्शन है, उनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है उसकी कैलकुलेशन। प्रोविजन ऑफ अ मोटरसाइकिल, हाईसब लिमिटेड विल प्रोवाइड कॉरन
with a lease motorcycle for traveling from home to work. Provision of the lease motorcycle, including fuel, will cost Hysup Limited 3,160 pounds per annum. ठीक है. ठीक है. This will give rise to annual tax benefit of इतना. अब वो क्या है, प्रोविजन आप लीज मोटरसाइकिल के लिए कर रहे हो, उसके अंदर फ्यूल शामिल है, वो सेपरेट नहीं है, ये याद रखना है. और कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, तकरीबन 3,160 पाउंड की. ठीक यस. है. तो डेफिनेटली वो आपका बेनिफिट बनेगा डायरेक्टली. ठीक है. कॉरन इनकर विल इनकर नो एडिशनल ट्रैवल और पार्किंग कॉस्ट, वो अपनी तरफ से कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करा इस होम टू वर्क ट्रैवल के लिए. ठीक है. फिर है ऑल्टरनेटिव टू, पेमेंट टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग एंड प्रोविजन ऑफ पार्किंग प्लेस. पहली ऑल्टरनेटिव क्या है, सिर्फ मोटरसाइकिल की प्रोविजन के लिए. दूसरी है पेमेंट किसके अगेंस्ट, जो वो ड्राइविंग के लिए कॉस्ट बेयर कर रहा है. और सेकंड जो पार्किंग प्लेस के लिए. Hysup will reimburse Corin for the cost of driving his own car to work up to an amount of 20 200. to 40 2000 each year. each Okay. year. तो कंपनी क्या कह रही है, वो कॉरन को कितनी अमाउंट तक रीइम्बर्स करेगी, 2240 each year. 2,240 पाउंड तक. जी. इतना रीइम्बर्स करेगी, उससे ज़्यादा डेफिनेटली उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. हम्म. दूसरा क्या कह रही है, कॉरन एस्टिमेट हिज एनुअल कॉस्ट फॉर ड्राइविंग घर के लिए कितना कह रहा है, तकरीबन 2,800 पाउंड. हम्म. तो ऑलमोस्ट उसको 600 का नुकसान होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको 2,200 मिलेंगी उस 2,800 में से. जी. Additionally, Hysup will pay AB Parking Limited 920 pounds per year, जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी करेगा अपने ऑफिस के लिए. ठीक है. ठीक है. अब हम इसकी कैलकुलेट, क्योंकि हमने यहीं तक पढ़ना है, आगे हमने जाना ही नहीं है, अच्छा. क्योंकि ठीक. हमें ऑल्टरनेटिव 1 और 2 को कॉरन और हाइसोप के परस्पेक्टिव से एक्सप्लेन भी करना है, और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो भी करनी है. ठीक है. अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 23. यस. A1. जी. और पार्ट ए है, और उसका 1 है, वो कौन सा है, कॉरन है. कॉरिन. पहले हमने ऑल्टरनेटिव 1 को डिस्कस करना है, किसके परस्पेक्टिव से, कॉरन के परस्पेक्टिव से. ठीक है. अब ऑल्टरनेटिव 1 क्या है, प्रोविजन ऑफ मोटरसाइकिल. सबसे पहले वो प्रोविजन ऑफ मोटरसाइकिल के लिए क्या कह रहा है, हाइसोफ विल प्रोवाइड कॉरन लीज मोटरसाइकिल देंगे, कहाँ से, घर से काम जी. करने के लिए. काम कर. ठीक है. और जो लीज मोटरसाइकिल है उसके अंदर जो कॉस्ट आ रही है वो 3,160 पाउंड है, और उसी के अंदर फ्यूल वगैरह शामिल है, और उसके अलावा कोई एडिशनल पार्किंग या और भी कोई जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कॉरन कोई नहीं बेयर करा उसके लिए. ठीक ठीक है. है. तो पहले तो फिर बताओगे, और फिर वो आपने लिखा है कि वो हाई टैक्स पेयर है, तो पहले आप ये बताओगे, इज अ हायर रेट टैक्स पेड. या हाँ बैंड. So his income will be charged at 40%. ओके. ये तो पहला पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. क्योंकि ये लाजमी आपने बताना है, इसी की बेसिस पर उसको टैक्स चार्ज होगा. ठीक है. अच्छा. As Coron has no other benefit. ठीक है. कोई और उसके पास अदर बेनिफिट भी नहीं है, सिर्फ एक ही बेनिफिट है जो उसको मिला है. ठीक. और and he hasn't bear any
additional cost towards parking and car, मतलब कोई उसने अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाया पार्किंग और उसके ऊपर, ठीक है। ठीक। अब ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब तो ऑल्टरनेटिव वन की जो ऑप्शन है उसको आप देखोगे, कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन। ठीक। अब कितनी हमने बात की है, वो कितने 3160 है जो उसका बेनिफिट है। तो जी। डेफिनेटली इस बेनिफिट के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। हम्म। अब 3160 इंटू 40%। जी आप करो, कितना उससे कहते सुहेल आ रही है अमाउंट? 1264। जी ये आपके ऑल्टरनेटिव वन की अमाउंट होगी कॉरन के ये क्या परस्पेक्टिव। लिखे, अब इनकम टैक्स, ये बी ई बेनिफिट, बेनिफिट, अच्छा ठीक। इनकम टैक्स बेनिफिट, ठीक। ठीक है। ये हो गया। अभी ऑल्टरनेटिव वन हमने बात की है कॉरन के परस्पेक्टिव से। ठीक अब है। ऑल्टरनेटिव टू ही बात करेंगे कॉरन के, क्योंकि दोनों परस्पेक्टिव से हमने दोनों के लिए बात करनी है। हम्म। अब दूसरे में क्या है कि उसको कंपनी रिम्बर्स करेगी इतनी अमाउंट तक, लेकिन उसने खर्चा किया इतना, पार्किंग के लिए इतना, तो अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे और फिर डेफिनेटली अल्टीमेटली उसके ऊपर वो टैक्स भी पे करेगा, ठीक है। ये भी ठीक है। इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपको हमने देखना होगा कि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमने एनआईसी का भी सोचना होता है, क्योंकि एनआईसी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। आप अपने पर्सपेक्टिव से भी एनआईसी देखते हो और एम्प्लॉयर की तरफ से भी बेनिफिट देख रहे थे कि एम्प्लॉयर को कौन कौन सी एनआईसी पे करनी पड़ेगी। सही। सेकंड देखते हैं ऑप्शन, जो ऑल्टरनेटिव टू आपका। सो कॉरन, इसमें भी आप बताओगे कॉरन इज अ हायर टैक्स पेयर and he will be getting cash reimburse from his employer against, किसके अगेंस्ट उसको मिल रही है? ट्रैवल कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग के कॉस्ट लिए, ऑफ। ठीक है। वो उसको रिइम्बर्स किया जाएगा। एंड ऑल्सो NIC class वन बेनिफिट। 1 या विल बी पेड या डिडक्ट, फिर उसके टोटल उससे होगी। अब ज़रा इसकी कॉस्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग जो उसको अपनी एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही है वो कितनी है। ये जो उसको मिल रही है वो है 2240, जी। और उसने खुद कितनी लगाई है 2820 बीस। पाउंड्स।
So less amount reimburse. So आपके पास कितना आ रहा है 580, अप्रोक्सीमेटली? 580। ठीक है, तो ये क्या एडिशनल कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ी है इसको, कॉरन को, हम्म, मतलब जो उसको अपनी जेब से लगानी पड़ रही है। हम्म, अब इस पर आप क्या करोगे? डेफिनेटली इनकम टैक्स उसे कहते की कैलकुलेशन होनी चाहिए, हाँ, जो आपका एनआईसी उसे कहते रिसीव होगा ठीक। इस अमाउंट पर। अब वो कितनी आ जाएगी आपकी एनआईसी? 2040 है, और प्लस एनआईसी और इनकम टैक्स इस पर दोनों पेड होंगे। कितने बोला? 2040 यार? इस पर आपका पे करोगे ना, बेनिफिट के ऊपर आप पे करोगे हाँ, ना, जो आपको हाँ। बेनिफिट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर आपने पे करना होगा। तो अब हम इस पर कितना उसे कहते परसेंटेज? चार्ज करेंगे? इट हायर। कितना कह रहे हो आप? वन मिनट, मुझे सीट में कहाँ गई? यस, मुझे मिला। हाँ, हाई रेट है एक हाँ तो, क्योंकि दोनों की हम बातें करें ना, जी। इनकम टैक्स और एनआईसी की। एम्प्लॉय एज ए, आपको जो हायर रेट होता है 3.25 होगा ना, जी जी क्योंकि वो आपका वो 55 पार हो चुका है। जी। 5000, तो 50,270 होने से तो 13.25 होता है, ठीक है ना? जी, तो ये कितना लगेगा इस पर? 3.25%। हाँ, 3.25% लगेगा एनआईसी का। इनकम जी, टैक्स भी आपने निकालना है, ठीक है, वो 40%। ठीक है। थ्री अब आप पॉइंट दोनों की वैल्यू बताओ, दोनों की वैल्यू कितनी वन बनती है? मिनट, वो 72 आ रहा है ऊपर में, 72.8। ओके, एंड 2240 मल्टीप्लाई 896 नीचे वाला। 896। राइट। अब आप ये क्या करोगे? ऐड अप करोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस ऑप्शन के लिए। जी, ऐड करने से तीनों को ऐड करोगे। 7.8, 896 एंड 580। 896, 1548.8। तो ऑलमोस्ट 49 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक कर हो गया? लेते हैं, कोई बात नहीं। जी। अब आपने आपने दोनों ऑल्टरनेटिव की कर ली। अब आपने बताना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कॉरन के लिए बेस्ट है। तो ऑल्टरनेटिव टू में आ रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 1550। जी। ऑल्टरनेटिव वन में कितनी इसके पास अमाउंट आ रही है? तकरीबन 1264। 64। तो एज अ कॉरन कौन सी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वन और या टू? वन। वन। तो आप ये लिख के बताओगे। द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन फॉर कॉरन इज alternative one, which is provision for motorcycle. जी। जी सुहेल, ये आपको समझ आया? ये जो हमने कॉरन की वर्किंग की है दोनों, हाँ। ऑल्टरनेटिव वन के लिए और टू के लिए। और ये याद रखना है कि ये हमने 5 मार्क्स के लिए वर्किंग की है। ओनली 5 मार्क्स के लिए किया, ठीक है। जी, एग्जैक्टली, ये हम सिर्फ 5 मार्क्स के हम लिए ये वर्किंग सोच की। रहे हैं। जी। अब आपने करनी है हाई सब, कंपनी के पर्सपेक्टिव से दोनों ऑप्शंस को हमने इवेलुएट करना है, और जी। फिर बताना है कि यार कौन सी कंपनी के लिए बेस्ट है, क्योंकि राइट। कंपनी ने भी फिर टैक्स वगैरह पे करना होगा, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम्म। ये हमारे पास अल्टरनेटिव वन है, ठीक है। और कंपनी क्या कह रही है? ट्रेडिंग कंपनी है, 31 दिसंबर ईयर एंड है, वैट के लिए रजिस्टर्ड है, लीज फैक्ट्री ऑन ये है। अब ज़रा इसकी देखते हैं ऑप्शंस कि वो कौन कौन सी हमारे लिए बेस्ट है।
वो क्या है, हाई सब। ऑल्टरनेटिव वन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इसको। ठीक है, जी। अब यहाँ पर हाई सब डेफिनेटली अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है गाड़ी के लिए, और उस गाड़ी के लिए वो क्या कर रहा है, उसको कॉस्ट भी दे रहा है, मतलब पूरी कॉस्ट दे रहा है जिसके अंदर फ्यूल वगैरह शामिल है। तो डेफिनेटली जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट वगैरह देता है उस पर सबसे पहले एनआईसी लगती है, और वो हाँ। कौन सी लगती है, 1A लगती है। 1A। हाँ। 1A जो होता है उसका नाम क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट है ना? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। इन रिस्पेक्ट ऑफ द benefits provided to the employee, मतलब ये लगेगी किसके अगेंस्ट, जो वो उसको बेनिफिट दे रहा है उसके अगेंस्ट 1A लगेगी। ठीक है, ठीक है। कितना आ रहा है ये? अब इसकी टोटल, जी जी, अब अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट के ऊपर फिर एनएससी चार्ज करेंगे। ठीक तो है। लीज की जो कॉस्ट है, 2240 है ना? नहीं नहीं, लीज की और कॉस्ट तो ये है 26000। यहाँ 260। 3160। अच्छा। ठीक हो गया। जी। आगे अब एम्प्लॉयर क्लास 1A एनआईसी लगेगी। जी, फॉर 15.05%। जी, कितन क्या परसेंटेज है इसका एनआईसी का। 15.05%। अब आप बताओ कितनी उसे कहते हैं बनती है। 475.58। 475.58। तो हम ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। जी, तो टोटल कॉस्ट, 3636। ये तो आ गई आपकी ऑल्टरनेटिव वन ऑप्शन हाई ठीक है। सब के आगे उस पर्सपेक्टिव से। ये आपको समझ आया सोहेल, हमने कैसे किया, सिंपल, कुछ भी उसे कहते हैं, क्योंकि ये वो फिर वो बात, जितना ज़्यादा आप उन रूल्स को रिवाइज करोगे आपकी ज़बानी बाय हार्ट, अगर वो किस तरह होने से होगा, उनको वो शॉर्ट समरी, ठीक है कैपलान से पढ़ा अच्छा है, लेकिन जितना आप उनको शॉर्ट समरी से नोट से पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अब टाइम वो नहीं है ना कि कैपलान को इतनी बड़ी बुक को पढ़ा जा सके। नहीं, ठीक है, आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे ऑल्टरनेटिव टू ऑप्शन। अच्छा, अब ऑल्टरनेटिव टू के अंदर क्या है कि वही जो कैलकुलेशन जो उसके लिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या उससे कहते होगा, डेफिनेटली क्योंकि हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कंपनी उसको वही बात बेनिफिट भी दे रही है, पार्किंग कॉस्ट वगैरह भी दे रही है, तो उस पर अल्टीमेटली क्या होगा, टैक्स। एनआईसी भी चार्ज होंगी। जी। ठीक है, तो अब उसकी कैलकुलेशन देखते हैं, सेम वैसे ही कॉस्ट ऑफ, क्योंकि हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें इसके अंदर जो कॉरन अपनी तरफ से पैसे लगा रहा है जो उसको लगे हैं वो नहीं देखेंगे, जो कंपनी उसको पैसे दे रही है वो देखेंगे। ठीक।
अब वो कितना उसे कहते हैं, 22-40 दे रही है, वो ये हमारे पास। हम्म, फिर कंपनी पार्किंग फीस भी दे रही है गाड़ी को पार्क करने के लिए। हाँ 920। बिल्कुल। और अब इस पर क्या चार्ज करेंगे हम, NIC। NIC। पार्किंग कॉस्ट तो एक एग्जिम्ट है ना, वो कितना अमाउंट तक पार्किंग फी? वो इससे कम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 920 तो आपकी है, अगर उससे कम जो होगी उस पर आपको क्या कहते हैं, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ वो तो, जैसे कि आपका पार्किंग एग्जिम्ट है, उसमें से तो एक फिगर था हमको, चाइल्ड बेनिफिट में भी कुछ एग्जिम्ट है, 20 पाउंड जी या। जी बिल्कुल। अच्छा वो मैं रिवाइज दूंगा लेकिन। आप कितना उसे कहते हैं जो आपने पहले बताया था, 15.05%। राइट, 337। जी। सो क्या है, 3497 टोटल कॉस्ट। अब देखो 3497 आ गया। जी और इधर इसमें से दोनों में से ऑप्शंस, कंपनी के लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट रहेगी, कंपनी के लिए डेफिनेटली कौन सी ऑप्शन बेस्ट है, दूसरी ऑप्शन बेस्ट है। जी, चीपेस्ट वन। तो आप वो नीचे लिख के बताओगे कि फ्रॉम कंपनी परस्पेक्टिव ऑप्शन नंबर 2 कंपनी चूज करेगी। जी, जी सोहेल, ये समझ आया आपको। ये तो समझ में आया है, लेकिन हमको थोड़ा, मेरा कुछ सवाल था यहाँ पर, सर देखिए कि इनकम टैक्स हम 2 वीक्स आगे लास्ट रिवाइज दे देते, उसके बाद हमको यहाँ, जैसे कि आप बोले ना, जैसे कि मेरे सवाल आपके पास है, से एम्प्लॉय जो है क्लास 1, ये तो, जी जी ये एम्प्लॉय पे करेगा ठीक है ना, बिल्कुल। और क्लास 1 एम्प्लॉयर जो है वो वो पे करेगा जो ऑनर। उसने बेनिफिट एम्प्लॉय को दिए हैं उसके अगेंस्ट, क्योंकि हमने दोनों की नज़रिए से NIC कैलकुलेशन करनी है ना। ठीक। ऊपर हमने जो एम्प्लॉय है उसकी तरफ से भी NIC पे करनी है, जो कंपनी है वो भी NIC पे करेगी, दोनों पे करेंगे NIC। क्लास 2 और क्लास 4 ये कहाँ यूटिलाइज होगा? वो दूसरे जो बेनिफिट्स आ जाते हैं, वो फिर वही बात है, वो दूसरे बेनिफिट आ जाते हैं, वो दूसरे, ये तो दूसरों, वो तो अल्टीमेटली जो आपकी दूसरी जो अर्निंग्स है उन पर पे किया जाता है। ये तो अल्टीमेटली ये जो NIC 1 की हम बात करें, ये टोटली आपके जो बेनिफिट्स आप लेते हो या कंपनी प्रोवाइड करती है उन पर पे किया जाता है। ठीक है। ठीक है। जी। आप देखते हैं आगे, ये हमारा पार्ट ए हो गया, और ये 8 मार्क्स की वर्किंग हो गया। डेफिनेटली 25 मार्क्स है, क्योंकि टाइम मतलब वो है ना, क्या कहती हैं, पहला है मतलब क्वेश्चन है, तो वो ऐसा आपको लगेगा। अब जैसे ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपका ये अल्टीमेटली कितने टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 45 मिनट्स के अंदर। अच्छा, 25 मार्क्स 45 मिनट्स के अंदर, मीन्स जी 45 एग्जैक्टली। ये टाइम मैनेजमेंट सोहेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ठीक ये है। आपको बार बार बता रहा हूँ, 45 मिनट से ऊपर अगर आपने इस क्वेश्चन को दिया ना, जी। तो इसका ये मतलब है कि आपने अपने अगले क्वेश्चन के मिनिमम 5 मिनट ज़ाया कर दिए। तो आपने ये करना है कि 45 मिनट में जितने क्वेश्चन हो गए, और जितना क्वेश्चन हो गया, जी। मतलब फॉर एग्जाम्पल 25 मार्क्स का, 20 मार्क्स का मिनिमम राउंड, एक एवरेज जो मतलब मैंने असेस किया है कि 45 मिनट में बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं वो मिनिमम 20 मार्क्स तक कर जाते हैं। तो वो अच्छा। उस 5 मार्क्स को या 4 मार्क्स को या 3 मार्क्स को गेन करने के लिए ना अपना अगले क्वेश्चन का टाइम वेस्ट करते हैं और अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर डाल देते हैं। वो काम नहीं करना। अच्छा। 45 मिनट पूरे हुए, मूव ऑन कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेशक आपका फॉर एग्जांपल ये पार्ट सी है, हाँ। 4 मार्क्स वाला रह गया, कोई इशू नहीं है। आपने फोकस करना है कि मैंने उस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट टाइम है वो देने, वो इंशाल्लाह ताला आपको बाद में एंड में टाइम मिलता है आराम से इजीली। जी। वहाँ फिर बाद जाकर आपने उसके लिए जगह छोड़ देनी है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अच्छी खासी, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक किस्म का आधा पौना पेज, पूरा एक वर्ड का पेज भी छोड़ दोगे, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो आप बेशक उसको
8 लाइनों में लिखो, 4 लाइनों में लिखो, वो आपने लिखना है, लेकिन आपने जगह उसके लिए अच्छी खासी छोड़ देनी है। सही। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, उनको यही समझाता हूँ कि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो आपका किसी भी मतलब फॉर 25 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी पेपर में आता है, 45 मिनट्स के अंदर अंदर वो होना चाहिए। ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। ठीक है, बी देखते हैं हम। आगे देखते हैं। जी जी बताओ। एक्सप्लेन। जी सोहेल। हम पढ़ें या आप इस तरीके से क्वेश्चन, पहले बी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन करने बोला, जी। विद द एड ऑफ अब कैलकुलेशन द जी कॉर्पोरेशन टैक्स। 8 मार्क्स का, अब वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करने आपने कैलकुलेशन किसके पर्सपेक्टिव से, कॉर्पोरेशन टैक्स के जी। पर्सपेक्टिव से। अब वो किसकी, हाइसो के बारे में, जी। ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द लीज होल्ड प्रीमिसेस। क्या एक्वायर किया उसने, लीज होल्ड प्रीमिसेस की एक्विजिशन जी। के लिए, ऑन 1 Feb 2023 in relation to the company tax adjusted trading profits for the year ended 31st December 2023 और its ability to roll over the gain on the sale of the warehouse। कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। अब आपने दो चीजें इसके अंदर बतानी है, एक बताना है मतलब दोनों की कॉर्पोरेशन टैक्स, लेकिन एक आपने पहले बताना है कि वो जो एक्विजिशन करे लीज होल्ड प्रेमिसेस के लिए, उसके लिए बारे में बताना है आपने। ठीक है। फिर दूसरा आपने बताना है कि यार वो जो रोल ओवर गेन हो रहा है सेल ऑफ द वेयर हाउस के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट आता है कंपनी के परस्पेक्टिव से, क्योंकि आपको पता है कैपिटल गेन टैक्स इंडिविजुअल के लिए भी होता है, कंपनी के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, कंपनी के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब उसके स्नैरियो को रीड आउट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया पता लगे। अब acquisition of a factory. Hyosop Limited a 40-year lease on a factory on 1st Feb 2023 for which it paid a premium of £260,000. The factory is used in Hyosop Limited trade. Disposal of a warehouse. Hyosop Limited has agreed to sell a warehouse on 31st December 2023 for £3,15,000, which will give rise to a chargeable gain of 16,000, तकरीबन 16,500। हाइसप लिमिटेड परचेज करता है वेयरहाउस व्हेन इट वाज न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 Jan 2020 फॉर 2,70,000। ठीक है, जी। एक्सक्लूडिंग वैट वैट। के लिए। द वेयरहाउस वाज यूज्ड बाय हाइसप लिमिटेड इन इट्स ट्रेड अंटिल 31st December 2022 सिंस, कब से वो उसे कहते हैं 2022। 22 और व्हेन इट हैज बीन रेंटेड ऑन टू एन अनकनेक्टेड पार्टी अंटिल 1 जनवरी 2023। हाईसुप मेड सिर्फ स्टैंडर्ड रेटेड उसने वैट की सप्लाईज की हैं और वो ऑप्टेट नहीं कर रहा वेयर हाउस को वैट पर्पजेज के लिए, और कैपिटल गुड स्कीम अप्लाई होती है वैट के लिए। ठीक है। ठीक। अब ज़रा देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कॉर्पोरेशन टैक्स के परस्पेक्टिव से। पार्ट बी। आपका कोई सॉफ्टवेयर और अच्छा नहीं है जिसमें से वो राइटिंग जो है ना वो समझ में आए, क्योंकि अभी तो फिर बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना राइटिंग, और कोई नहीं डेफिनेटली वो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि इसके वो काफ़ी राइटिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, कोई इशू नहीं है। फ़ॉन्ट चेंज नहीं किया जाएगा अब इसमें कोई फ़ॉन्ट। अच्छा, अब आप ये देखो, जी। सबसे पहले इसकी हमने कैलकुलेशन निकालनी है, जो लीज प्रीमियम है उसके परस्पेक्टिव से इसकी कैलकुलेशन निकलेगी। ठीक है। ठीक है। एज हाईसब लिमिटेड हैज पेड a premium प्रीमियम फॉर लीज फैक्ट्री। जी ऑन द ग्रांट ऑफ, जो लीज है। अच्छा, ये हम अपना लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, वो क्या बुक का लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा? जैसे कि हम लिखते हैं हाई सब लिमिटेड पेड लीज फैक्ट्री फॉर द प्रीमियम पेड फॉर द लीज फैक्ट्री, उसके जैसे कि हाँ अब अपना अपना मन से, क्योंकि वो वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू बुक्स डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि हाँ आप। नहीं, वो आप पर क्या नाम है, आपकी चॉइस है ना। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप बुक वाला लिखो, आप बुक वाले उसे कहते कर लो। अगर आप खुद
लिख सकते हो, उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो आप भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है ना आपकी अपने पर। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आप हर चीज़ क्या नाम है सुल ग्राम याद तो नहीं आपको रहेगा ना पेपर में, कुछ ना कुछ आपको अपने ये- अल्फाज भी इस्तेमाल करने हाँ यही पड़ेंगे मेरी पेपर में। सवाल है, समझे ना, क्योंकि वो हुँ। उस टाइम से फिर मन में उतना नहीं आता, जल्दी 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 दिखना है, जैसे जी, बिल्कुल। अपना तो एक जो लैंग्वेज होता है ना। आपको जी, जो आपको समझ आएगा आपने उसके मुताबिक लिखना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो लिखने हैं वो सही लिखने हैं, बेशक वो 2-4 लाइनों का मतलब वो डिटेल में आपको वो ये नहीं कह रहा कि आप उसके लिए पूरा पैराग्राफ लिखोगे। लेकिन जो भी आप उसको लिखो ईज़ी लफ्ज़ों में लिखो ताकि उसको समझ आ जाए एग्ज़ामिनर को और सही उसका है। कुछ मायने बने, ठीक है। ठीक है? जी। शॉर्ट लीज़ है किसके ऊपर? डेफ़िनिटली प्रॉपर्टी के ऊपर है। लीज फैक्ट्री के ऊपर है। हाँ, प्रॉपर्टी ना, हाँ ठीक उसको है। हम प्रॉपर्टी कहेंगे ना। ठीक है, देते हैं। आप उसको आप फैक्ट्री भी नाम दे सकते हो, उसको प्रॉपर्टी भी दे सकते या हैं। दोनों फैक्ट्री, उसे कहते यूज़ हाँ होते हैं ना दोनों यूज़ कर अल्टीमेटली। सकते हैं आप, प्रॉपर्टी या फैक्ट्री होता है कि स्पेसिफिक वर्ड है, प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री। हुँ, व्हिच इज़ गोइंग टू यूज़ फॉर ट्रेड, ठीक है? सो एनुअल डिडक्शन उसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है। 51 माइनस अब दिए गए 40 ना, डिवाइडेड बाई 50 फार्मूला। जी, जी, बिल्कुल। एनुअल डिडक्शन का जो हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है वो लगेगा। अब वो क्या आपके पास कितनी आपके पास उसकी वैल्यू है? 51 260,000। ये जी। और कितनी ईयर की लीज़ है? 40 की। आपके 40। पास मतलब वो फ़ॉर्मूला यहाँ हम डिवाइडेड अप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 260,000 260,000 57,200। अब वो मल्टीप्लाई है, 51 माइनस 40 डिवाइडेड 50। डिवाइडेड बाय 50। आपके वो आ जा रहा 57,200। ये आज मैं दिन में जी, प्रैक्टिस कर रहा था ये मैथ, समझे, वो एग्ज़ाम का जी, अच्छा। प्रैक्टिस। जी। अब आप कॉर्पोरेशन बताओ कितनी वैल्यू आती है इसकी? 57,200। जी। ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू है, जी। किसके अगेंस्ट? डेफ़िनिटली जो प्रीमियम है उसके अगेंस्ट इसको मिलेगी। हम्म। ये तो आपके पास ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम अवेलेबल है। अभी आपने एनुअल डिडक्शन निकालनी है, हम्म। ठीक है? तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है ना, हम्म। ये तो वो अमाउंट है ना जो प्रीमियम के लिए है। प्रीमियम प्रीमियम, ठीक है। अभी आपने एनुअल डिडक्शन निकालनी है, तो वो एनुअल डिडक्शन किस पर निकलेगी? इस अमाउंट पर निकलेगी। और वो ठीक किस तरह निकलती है आपकी? 57,200 डिवाइडेड बाय 40 ईयर्स। है। हाँ ठीक है। कितनी आपके पास आ रही होगी? आई 1430 सबके, एनुअल डिडक्शन। ठीक है? जी। बिल्कुल सही। अब ये हुआ। अब वो आपको क्या कह रहा है कि जो लीज़ आप बिल्डिंग दे रहे हो, वो कब दे रहे हो? 1 फ़ेब 2023 को दे रहे हो, जी। ठीक है? आपने फिर और ईयर एंड आपका कब है? 31 दिसंबर है। तो आपने मंथ को भी अपोर्शन करना है। पूरे साल के लिए तो आपके पास नहीं आएगी ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमाउंट। भाग आपने इसको जाएगा। अपोर्शन करना है। तो हम क्या करेंगे इसको? भाग मल्टीप्लाई करेंगे भाग डिवाइडेड बाय 11/12 से। अब आप बताओ कितनी आपके पास अमाउंट आएगी? 1311। जी, ये अमाउंट होगी। सही है। ये अभी लीज़ के पर्सपेक्टिव से, और अभी आपने देखना ये याद आपको कि रोल ओवर हाँ गेन की भी बात की गई है, ये इधर बात की गई है, ठीक है? अब वो ठीक। रोल ओवर गेन के लिए यहाँ पर उसने वैट की बात की है। वो क्या कह रहा है कि हाइसोवेयर ने एग्रीड किया वेयरहाउस को बेचेगा 31 दिसंबर 23 को 3:15 का, और चार्जेबल गेन आएगा 16 साढ़े 16,000 का। ठीक। एक्चुअल में उसने परचेज़ किया था तकरीबन 1 जन 20 को 2070 का, ठीक 270। है? और वो वेयरहाउस को कब तक यूज़ करता रहा? 31 दिसंबर 2022 तक, और उसके बाद उसने उसको रेंट कर दिया अनकनेक्टेड पार्टी को, जिसका कोई बिज़नेस से रिलेशन नहीं है। अनकनेक्टेड पार्टी एक बोलते हैं जिसका आपका लेस देन 50% शेयर रहता है, उससे भी तो अनकनेक्टेड बोलते हैं ना। जी, बिल्कुल वही ना, मतलब कोई कनेक्शन आपका उससे अल्टीमेटली नहीं बनता आपका। अच्छा। डीपी माइनस कॉस्ट। एक सेकंड।
रोल ओवर रिलीफ गेन ऑन वेयर हाउस। अब सबसे पहले जो आपकी प्रोसीड्स रिलेटिंग टू द बिजनेस एसेट बनेंगी। अब आपने 12 मंथ का आपने क्या उसका रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है कि आपने देखना है कि यार जो लीज है वो क्वालिफाइंग बिजनेस एसेट पर होती है ही नहीं होती, बिल्कुल होती है। हम्म। क्यों? क्योंकि जो डिस्पोजल है उससे 12 महीने तक पहले तक आपने उसको एक्वायर किया हुआ था। और थ्री ठीक ईयर्स है। आफ्टर। जी क्या कह रहे हो आप? मैंने 12 मंथ बिफोर और 3 ईयर्स हाँ, आफ्टर। विद इन द 12 मंथ्स बिफोर द डिस्पोजल आपके पास वो है ना, हम्म। ठीक है। तो तब वो ये क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है एज अ बिजनेस एसेट के तौर पर। हाँ। तो जब भी वो बिजनेस एसेट के तौर पर क्वालिफाई करेगी तो उसके ऊपर जो भी गेन अराइज होगा उसको डेफिनेटली हम क्या करते हैं, डेफर्ड कर रहे होते हैं। और वो लेकिन फिर री डेफर्ड, अब डेफर्ड जब जैसे कि रोल ओवर डेफर्ड तभी कर सकते हैं ना जब फिर आप या लैंड या प्रॉपर्टी बिल्डिंग या लैंड की कुछ किनने से ही रोल ओवर कर सकिएगा ना। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक तो है। अब वो जो 12 महीने विद इन द डिस्पोजल की बात हो रही है, बिफोर द डिस्पोजल की बात हो रही है, और फिर वेयर हाउस को आपने कितने अरसे के लिए एक्वायर किया, ऑलमोस्ट 4 साल के लिए, क्योंकि आपने परचेज किया 1 जनवरी 20 को और आपने उसको बेचने का इरादा कब किया है, 23 के अंदर। हम्म। तो ऑलमोस्ट आपने उस बिजनेस को ओन किया चार हम्म। साल के लिए, ठीक है। ठीक है। और फिर आपने उसके मतलब जब उसकी ट्रेडिंग वगैरह या जब आपने उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया तो उस बिजनेस को आपने कितने अरसे के लिए उसको इस्तेमाल किया, 1 जनवरी 20 से लेके 22 तक, हाँ। क्योंकि उसके बाद ही आपने जो मतलब 1 साल बना था वो आपने रेंट आउट कर दिया। ठीक। हाँ, रेंट आउट कर दिया एक जी, साथ। ये चीज़ समझ आई आपको सुहेल? आप और एक बार बोले तो आप वो एक रिपीट करें प्लीज़। वो क्या बोले थे आप? अब आ रही है आवाज़ आपको? हाँ, और ये एक बार रिपीट करें जरा जी, प्लीज़। अच्छा, मैं कह रहा था, अब देखो 3 साल तक उसने अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया तो हाँ। डेफिनेटली 3 साल के लिए वो ट्रेडिंग के लिए उसको इस्तेमाल करते तो 3 साल का तो बिजनेस प्रोसीड उसकी बनेगी। 1 साल का जो उसने रेंट आउट कर दिया हाँ जी। कि उस पर तो उसको कोई बेनिफिट या रिलीफ नहीं मिल रहा होगा। नहीं, रेंट में से भी आपका इनकम आ रहा ना, रेंटेड इनकम आ रहा ना, वो जी तो बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली यही यही चीज़ है। अच्छा अब जी। वो फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप क्या बताओगे कि सबसे पहले तो आपने एक्सप्लेन करना है कि यार ये जो वेयर हाउस है हाँ ये मतलब आपने एक्सप्लेन करना है कि क्वालिफाइंग बिजनेस थीसिस को फुलफिल करता है या नहीं करता। जी। सबसे पहले तो आप ये बताओगे ना कि ये क्वालिफाइंग बिजनेस एसिड का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है या नहीं करता। जी। डेफिनेटली वो फुलफिल कर रहा है, हाँ जो अभी हमने बात की है। जी। वो क्यों कर रहा है? इट वॉज एक्वायर्ड विद इन 12 मंथ्स बिफोर डिस्पोजल। एक बात, हम्म। ठीक है। ठीक है। सो कोई भी जो वो फुल बिजनेस यूज एलिमेंट होगा, सो देयरफॉर एनी गेन arising may be deferred to the extent that the proceeds relating to
business use of the warehouse, क्योंकि उसने क्या किया है, एग्री टू सेल 3,15,000 का गेन आया, तो इतने का ख़रीदा जो यहाँ परचेज़ किया था, जो कंस्ट्रक्ट किया था, वो 2,70,000 का किया उसने। ठीक है ठीक फिर। है, हाँ और जो वेयर हाउस को ओन करने का टाइम फ्रेम है वो 4 साल है। जी। और बिजनेस यूज़ के लिए उसको कितने अरसे के लिए उसने रखा, 3 साल के लिए। ठीक है। कब से कब तक रखा, 3 ईयर्स के लिए। ये भी आप उसको बताओगे कि आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बिजनेस यूज़ के लिए अलहदा कंसिडर है, और जो एक्चुअल उसने उसको वेयर हाउस को ओन किया वो डिफरेंट टाइम फ्रेम में है। जी। जी, ये पॉइंट समझ आया आपको? इसे थोड़ा समझ आया, लेकिन हमको देखना पड़ेगा फिर सोच के ये क्या है। मतलब आप उसको डिफरेंशिएट करके बता रहे हो ना एग्जामिनर को कि हम्म। यार बिजनेस यूज़ के लिए अलग है, और हम्म। जो एक्चुअल ओन किया वो डिफरेंट उससे कहते हैं। तो डेफिनेटली ये कॉर्पोरेशन टैक्स जब गो थ्रू करते हैं तो तब फिर वो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट्स हैं वो याद आ जाते हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या आपके पास प्रोसीड्स कितनी बन रही हैं इसकी, मतलब उस पर गेन कितना बन रहा है, प्रोसीड्स रिलेटिंग टू द बिजनेस यूज एलिमेंट ऑफ द गेन। अब वो कितना है आपके पास, आपका 16520 था ना? जी जी, नहीं अब वो किस पर आपने प्रोसीड्स पे लेना है, कितने पे प्रोसीड्स आपकी, थ्री वन 3,00,000, 315,000। जी जी, 3,15,000 है। हाँ। 3,15,000 है। जी। अब उसमें से आपने कितने परसेंट अपनी प्रोसीड्स जो मतलब आपका बनता है वो आपने उसको इस्तेमाल किया, ये आपने जो कॉन्सेप्ट है रोल ओवर कॉर्पोरेशन टैक्स में पढ़ा हुआ है सोहेल, रोल ओवर, हाँ पढ़े हैं भाई, बोलिए। कंपनी से रिलेटेड जो है। कंपनी से रिलेटेड पढ़े थे आप? देखिए, एक रोल ओवर जो होता है वो कैपिटल गेन में हम पढ़े थे, ठीक है ना? हम आपको बोलते अच्छा, हैं जैसे कि डीपी है, फी कॉस्ट है, ठीक है ना? डीपी कॉस्ट से हाँ बाद हाँ देने के बाद एक गेन आता है, वो गेन के बाद हाँ आप यदि री इन्वेस्ट करते हैं, कितना करें, पार्शियल या फुल्ली, ठीक है ना? यदि जो हाँ डिफरेंस होता बिल्कुल, है वहाँ से भी जो रोल ओवर होता है वो आपका जो न्यू कॉस्ट है उसके साथ माइनस करके आपका बेस कॉस्ट आता है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये तो हम आपका कैपिटल गेन का है। और कॉर्पोरेशन टैक्स का हम रोल ओवर तो पढ़े थे, वहाँ पर ही था आपका जैसे हम्म, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर है, समझे? हम आज ही एक कैलकुलेशन किए थे बिल्कुल। बैठ बैठ के। लेकिन उसके बाद क्या होता है उसका एग्जाम की, या मैंने kaplan किट भी नहीं था मैंने, उसके बाद जैसे कि आप रोल ओवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करने के बाद क्या होगा हाँ, उसका बाद का वो एग्जाम, वो क्वेश्चन में नहीं था, इतने ही दूर तक दिया था ऐसे अच्छा, ऐसे करने का। अब यहाँ पर आप देखो बोले। कितने परसेंट उसे कहते हैं वो यहाँ पर हुआ, कितने परसेंट यहाँ पर बन रही है, ऑलमोस्ट परसेंटेज। परसेंटेज वो, तो ये तो परसेंटेज जैसे कि आपका इसका कैपिटल गेन में आपका, आप यदि हायर रेट हो रहा था आपको आपको यदि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 18 या 28, और यदि नॉन रेसिडेंशियल एंड 10 और 20, यही सिचुएशन में टैक्स देते हैं। नहीं नहीं, अब ये जो प्रोसीड्स रिलेटिंग टू द बिजनेस
मतलब बिजनेस के लिए कितने परसेंट उसे कहते हैं इस्तेमाल की गई है, क्यों? और क्योंकि आपने 4 साल में से, क्योंकि आपके पास 3,15,000 है ना, उसको परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। आप समझ तो रहे, इस क्योंकि 3,15,000 में से बिजनेस के लिए कितने हम परसेंट लोग इस्तेमाल की है? हम लोग रेंटेड सेवेंटी देते फाइव थे, परसेंट रेंटेड देते थे ना, हाँ, तो वो तो 75% बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुई है वो सिर्फ। कैसे निकाले आप 75%? वो कैलकुलेशन मैंने आप 75% किस तरह निकाले थे, आप हम समझे। अच्छा ये देखो, जी ये अभी मैंने आपको बताया, टोटल साल कितने परसेंट वो रही है आपके पास, चार ठीक। साल हाँ 4 से, अच्छा ठीक है, 4 ईयर्स, ये 3 ईयर्स बिजनेस के लिए किए, 100, लास्ट ईयर वो ये रेंटेड कितना देते। बना, 75%। नहीं ठीक है, आप अब चीज़ समझे। समझ आई हाँ आपको? हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि आपने जो ये प्रोसीड्स निकाली है तो पूरे वेयर हाउस की है, तो ये तो आपके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपने पूरे 4 साल तो बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आपने सिर्फ 3 साल इस्तेमाल किया, तो 3 साल की परसेंटेज कितनी बनी, 75%। ठीक है, आप समझे, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी तकरीबन? 1 मिनट, अब बोल रहे हैं आपको। हाँ, आपको 236,250, नहीं टू नहीं, थ्री सिक्स टू 3,15,000 का 75% हाँ लो। 236,250, टू थ्री टू सिक्स थ्री सिक्स टू फाइव जीरो ठीक हो गया, जी। ये इधर आ गया। हाँ, आप ठीक है। अब वो जो आप 16,000 की बात कर रहे थे, जी, इस पर अब आप क्या करोगे, 25% करोगे जो हम बात कर रहे थे। 25% वो जो हम अनयूज है, ठीक है ना, मैंने जो हमने जी रेंटेड दिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ मैं ही सोचे 25% ये लाया कहाँ से, क्योंकि 25% क्या, वो तो कोई फॉर्मेट में नहीं आ रहा, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स आपका हाईएस्ट 19% है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। तो ये 25% वो है जो हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो उस पर डेफिनेटली हम गेन नहीं लेंगे, ठीक है। उसको हम डेफर्ड करेंगे तो कितना नहीं सॉरी, 25% नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 75%, क्योंकि गेन है ना टोटल, तो हमने तो सिर्फ 75% वाला गेन को इंक्लूड करना है, तो इसका 75% कितना आ जाएगा? 12188, 121। पक्की बात है? जी भाई। 16,500 का 75% कितना आ रहा है, 12। 188। ओके, तो ये आपका गेन के ऊपर आपने किया है, हम्म। ये आपने गेन, और वो प्रोसीड्स के ऊपर है, ठीक है। ठीक है, और ये गेन क्या हो जाएगा, डेफर्ड हो जाएगा हम्म। अल्टीमेटली। लेकिन अब डेफर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेफर्ड तब अब गेन को तभी डेफर्ड कर सकते हैं, अब जब नया कोई एसेट किनेंगे तभी ना। अच्छा, वो क्यों डेफर्ड होगा, अब जरा ये देखना, वो क्या कह रहा है, द वेयर हाउस वॉज यूज बट दिस डिजीज सिंस इट हैज बीन रेंटेड ऑन 1 जनवरी है मेड एन नॉन स्टैंडर्ड वैट सप्लाई हैज नॉट ऑप्टेड टू द वेयर हाउस फॉर वैट द कैपिटल गेट्स दिस, और आगे वो क्या कह रहा है, एक्विजिशन ऑफ द लीज प्रीमिसेस ऑन दिस इन रिलेशन टू दिस, और इधर एक जरा ना ऊपर पढ़ते हैं, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, कहाँ था, मैंने एक चीज देखी थी, हाँ अच्छा, वो ये डेफर्ड इस वजह से है क्योंकि आपने बिजनेस यूज के लिए जो इस्तेमाल किया है, हम्म। अगर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपने अपने जो वेयर हाउस या प्रॉपर्टी है उसको 100% इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम्म। जो 75% का आपका चार्जेबल गेन है उस बिजनेस यूज के लिए, हम्म। वो वेयर हाउस का डेफर्ड होगा, किसके अगेंस्ट, आपकी जो लीज की अमाउंट है उसके अगेंस्ट। अच्छा, ऐसा भी बात है। जी, क्योंकि आपने जो प्रीमियम इन्वेस्ट किए यहाँ पर, हाँ क्योंकि आपने देखो ना प्रीमियम भी इन्वेस्ट किया ना, एक हाँ हाँ। आपने एक और 40 साल के लिए, ठीक है वो आप। आपकी कम है उस गेन से, हाँ। ये कम है आपकी 2,60,000 से, तो जब भी आपकी अमाउंट री इन्वेस्टेड कम होती है तो तब आप क्या करते हो, अपने गेन को डेफर्ड कर देते हो जो बिजनेस यूज के लिए, ठीक है। हाँ। ठीक है, हम्म। सो द प्रीमियम अमाउंट ऑफ
pound 260,000 was less than chargeable gain. So we have to defer the gain. जो आपकी उसके अगेंस्ट जो एक्विजिशन आपने लीज की है, तो वो देयरफॉर आपके जो 75% चार्जेबल गेन है रिलेटेड टू बिजनेस यूज, उसके अगेंस्ट वो डेफर्ड हो जाएगा लीज का। हम्म। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? हाँ। ये डेफिनेटली वो ये वही बात, ये कॉर्पोरेशन टैक्स में वो जो रोल ओवर से रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, वहाँ पर ये बताया गया। ठीक है। और फिर वो कॉन्सेप्ट एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है लीज़ के लिए, कि अगर कोई भी लीज़, जी। इफ़ एनी जो लीज़ है वो लेस देन 60 ईयर्स है, ओके, हाँ। और एंड इट इज़ ऑल्सो आ डेप्रिशिएटिंग एसेट, डेफिनेटली कैपिटल गेन पर्पसेस के लिए। तो आपको क्या होते हैं, गेन को कब आपने डेफर्ड करना है, मतलब अर्लीस्ट कब तक आप कर सकते हो? द गेन कैन बी deferred earliest of the date of disposal of the lease। अच्छा, अब क्वेश्चन तो थोड़ा हम समझे, हाँ आपको बोले थोड़ा क्वेश्चन तो, पहले हम वायर हाउस हाँ सेल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वो लीज हॉल फैक्ट्री कीन रहे, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन वो ऐसा और क्यों किया पहले तो? यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन कर दे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे कि वो पहले दिया फैक्ट्री एक्विजिशन, ठीक है ना, लीज हॉल। ऐसे ही है बिल्कुल। तो हम सोचे थे पहले, ये बाद में अभी जब हम बि- क्वेश्चन डीपली देखे तब हाँ, हम। यही चीज़ ना, ये आप डिफरेंट सिनेरियोज करते हो ना, तो तब फिर आपको और ज़्यादा अच्छा पॉइंट लीजिए यार, हाँ अगर ये भी सिचुएशन आ जाती है तो फिर इसको मैं इस तरह हैंडल करता हूँ। राइट, नहीं सही। अच्छा, और फिर दूसरा क्या है, डेट ऑफ। हम यही बोलिए तो रोल ओवर क्वेश्चन क्यों आ रहा है? रोल ओवर आप समझे, क्योंकि वो वेयर हाउस सेल करके लीज हॉल जी फैक्ट्री कीन रहा है। नहीं, हम यही सोचे थे ये बिल्कुल। रोल ओवर बट डेफर क्यों हो रहा, डेफर हो रहा क्यों? फिर अभी हम जब डीपली देखें, डीपली देखने के हम्म, बाद समझ में आया कि नहीं ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो पहले वेयर हाउस बिक्री किया, उसके बाद फिर वो फैक्ट्री की ना। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल फैक्ट्री ऐसे ही की। हुआ। ठीक है आपका बात। फैक्ट्री सीज्ड हुई है। और तीसरा, जिस पर आपने एक्विजिशन ऑफ द न्यू लीज किया, इन तीनों में से जो अर्लीस्ट होगा उस बेसिस पर उसको डेफर्ड कर देते हैं। ठीक है। और फिर जो रिमेनिंग जो गेन है, क्योंकि हमने 75% को तो इंक्लूड कर दिया हुआ गेन के अंदर, हम्म। तो जो रिमेनिंग गेन है 25%, उसको भी हमने हाईसोप का जो कॉरपोरेशन टैक्स का कैलकुलेशन या जो कंपटीशन बनेगा उसके अंदर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो क्या 16,500 है। हाँ,
16,520। जी, कितना आता है? 4130। ओके, नीड टू बी इंक्लूडेड इन हाईसॉप कॉर्पोरेशन टैक्स कंप्यूटेशन। जी सुहेल, ये समझ आया आपको? हाँ। आपका। डेफिनेटली वो आपने कॉर्पोरेशन टैक्स रिवाइज नहीं किया, मतलब रिवाइज का मतलब आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल आइडिया नहीं था, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन जितने आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, नोट्स को गो थ्रू करोगे, हम्म। ऑटोमेटिकली विद इन डेज के अंदर ये चीज़, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स का पता है आपको, हाफ तो इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स का मिक्सचर है। हाँ। बेनिफिट्स आपके इनकम टैक्स वाले हैं, जो कैपिटल गेन्स है, जो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, रिलीफ्स हैं, वो सारे कैपिटल गेन्स हैं। तो हाफ तो आपका वहीं कवर हो जाता है, बाकी हाफ थोड़ा सा है, वो आपको क्वेश्चंस करने से, ऑटोमेटिकली नोट्स को गो थ्रू करने से याद आ जाते हैं। ठीक है आपकी बात। अब ज़रा वैट को देखते हैं, ये 8 मार्क्स की कैलकुलेशन थी। ठीक। अब देखते हैं 4 मार्क्स का वैट का क्या कहता है। पार्ट सी, एक्सप्लेन विद द एड ऑफ द कैलकुलेशन द वैट इम्प्लीकेशन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द वेयर हाउस इकद। जो आपने ये डिस्पोजल की है, उसकी आपने इम्प्लीकेशंस बतानी है वैट के नज़रिए से। हाँ। ठीक है, तो वैट के नज़रिए से आप उसकी इम्प्लीकेशन बताओगे, डेफिनेटली कंपनी के वैट के नज़रिए से बता रहे हो क्या। हम्म। सो आपका जो डेट ऑफ द सेल है, वो 3 साल पुराना है, मोर देन 3 years ओल्ड। हाँ। तो डेफिनेटली हाईसॉप के पास क्या ऑप्शन आ जाता है कि वो टैक्स ना पे करे, तो उसके लिए वैट एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। ठीक है। कि आप तो वैट क्यों दीजिएगा इसका पर वेयर हाउस का पर, क्योंकि आप तो ये एक एसेट है, आप तो ये कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे ना। जी, तो यही तो वो चीज़ चाहेगा, एग्जामिनर यही तो करता है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इस पर वैट की कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, अच्छा। ठीक है। और वही तो वो चेक करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट आता भी है या नहीं आता। अब यही जो आपने पॉइंट किया ना, आपने यही उसको बताना है, यार इस पे वैट तो लगता ही कोई नहीं है, तो वैट इस पर किस बेसिस पर मैं पे करूंगा। अब जो स्टूडेंट को कहेंगे यार उसने वैट पूछा, वाकई वैट होगा, अब वो सिंपल वैट की कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। और राइट। उसने इधर मेंशन भी कर दिया है, हाईसब हैज नॉट ऑप्टेड टू द टैक्स द वेयर हाउस फॉर वैट पर्पसेस। है ये आपको बात समझ आई है? जी। तो वो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर करेगा, जहाँ पे वो कहेगा कि ये करो, और वो स्टूडेंट कहेंगे वाकई यार एग्जामिनर कह रहा है तो सही कह रहा होगा। ठीक है, उसमें टेंशन कि में वो भी रहता, जी, स्टूडेंट थोड़ा हर्ट हो एग्जैक्टली जाता है। ये वो करते ही क्या नाम है, कंफ्यूजिंग या माइंड गेम वगैरह प्ले करते हैं। तो अब आप सिंपल कहोगे कि हाउसों इज नॉट गोइंग टू पे एनी टैक्स ऑन दिस वेयर हाउस, हम्म। विल नॉट पे एनी वैट ऑन द सेल ऑफ वेयर हाउस। ये तो आपने ये बताया, हम्म। लेकिन हाँ, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह उसने की उस पर तो वो वैट पे करेगा। ये अभी हमने सेल पर बात की, वो एग्जाम्प्ट है। बाकी जो नॉर्मल जो ये 2,70,000 की उसने परचेज की थी कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर वो एक्सक्लूडिंग वैट है। तो एक्सक्लूडिंग वैट है तो उस पर तो वैट को हम शामिल करेंगे। अच्छा। हाँ। न्यूली जी, कितना आ जाएगा आपके पास वैट? 54,000। ये आप वेयर हाउस जब कीने तो उसमें फिर भेज देना पड़ेगा, वो तो एक एसेट है ना, जब हम कीन रहे तो जी नकदी। जी बिल्कुल, तो एसेट किनने में भी भेज देना पड़ता है। एग्जैक्टली अब यहाँ ये क्या होगा, वैट चार्ज होगा इसके ऊपर, क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग इनिशियल तो उस पर लगेगा। वो तो डिस्पोजल पर वैट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके लिए ऑप्ट ही नहीं किया। ऑप्टेड मनी की वो, ऑप्टेड मनी नहीं समझा आपका, जैसे हाई
जी, बिल्कुल। अ, उसने क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन आ जाती है ना, कंपनी ने वो ऑप्शन अवेल ही नहीं किया। अच्छा, जैसे कि वो रोल ओवर कर दिया, वो जिनिस तो डेफर कर दिया जी, कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। कंपनी ने वो ऑप्शन अवेल ही नहीं किया। तो डिस्पोज़ल पे तो वैसे ही वैट एग्ज़ेम्प्ट आ जाएगा। तो ठीक है। वैट उसे कहते हैं वो कोई क्या कहते हैं नहीं पे रीपे कर रहा होगा। अब बिकॉज़ जो आपका वेयरहाउस है जी, वो 0% टैक्सेबल आ जाएगा और डेफ़िनेटली उसकी जो रिमेनिंग लाइफ़ स्पैन है, उसके बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए क्योंकि अब वो क्या कह रहा है, कैपिटल गुड्स स्कीम उसने अप्लाई की। तो अब यहाँ पर कैपिटल गुड्स स्कीम का फ़ॉर्मूला लगेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल गुड्स स्कीम्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड हाँ, पढ़े यार वैट में। तो दिखना अच्छा, पड़ेगा, हम अब रिवाइज़। कैपिटल गुड्स स्कीम क्या होती है कि आपके मतलब आपने कोई अपना कैपिटल सेल आउट किया, उस पर आपको वैट पे करना होता है। ठीक है? और उसके लिए आपके पास जो लाइफ स्पैन है, अब वो कितना लाइफ स्पैन होता है टोटल 10 साल होते हैं। उस 10 साल में से आपने 4 साल के अंदर-अंदर उसको बेच दिया। बाकी जो 6 साल बचता है उसके ऊपर आप फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हो कैपिटल गुड्स स्कीम के लिए। ठीक है। ठीक है? जी, अब वो क्या आपका फ़ॉर्मूला उसे कहते लगेगा यही जो आपके पास वैट आया है, क्योंकि इसी पर आप पे करोगे हाँ, इंटू कितने साल आपने इस्तेमाल कर लिया हुआ था, 4 साल चला गया, 6 साल क्योंकि टोटल 10 साल है। जी, इंटू 100% टोटल बनता है और 0% तब होता है जब आपने कोई वैट नहीं पे करना होता उस पर। ओके। 32400। जी, कितना? 3, 4 32400। जी। अब ये वो अमाउंट है, अमाउंट विल बी रीपेड टू HMRC। HMRC ठीक। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डिस्पोज़ल। जी, सुहेल आपको ये चीज़ समझ आई? हाँ, अब समझ में आया, ठीक है। तो फिर क्या होता है? डेफ़िनेटली मैं क्या है ना, वो आप जब सिनेरियोज़ करते हो, क्वेश्चंस करते हो तो आपको समझ आते हो और ये एक ज़हन में रखना है। जी, क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ने में समझ नहीं आएगा। आपको वो कहते हैं ना आधा जैसे अभी हमने पढ़ा था समझ आया, हाँ, फिर जब हमने दोबारा बी पढ़ा फिर समझ आया। फिर हमने ये देखा फिर हम उसको कोरिलेट करना शुरू किए चीज़ों के साथ कि हाँ यार ये। तो वो ऑटोमैटिकली मुख्तलिफ क्वेश्चंस करने से और ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वो और ज़्यादा बेहतर होता जाता है काम और वो फिर वही बात नोट्स को जितना आप गो थ्रू करते रहोगे उतनी चीज़ें आपको याद होती जाएँगी। ठीक है। और हाँ, डिफरेंट कोर्सेज़ डेली करेंगे तो उससे ये बेनिफिट होगा आपके टॉपिक्स कवर होते जाएँगे। तो जो टॉपिक्स आपके कवर होते जाएँगे आप उनको टिक मार्क करते जाओ और फिर उनको बाद में और पक्का कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम वो सिनेरियो में टेस्ट हो, आपको उससे रिलेटेड सारे जो उसके पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं वो याद होंगे। ठीक सही। है? जी, तो इसी तरह हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अब आपने बताना है कि आपका क्या है इरादा? इरादा तो है क्लास रेगुलर करने का, माने 12 क्लास आप जब बोले ना, आज यदि फिर हमको यदि सोचने लगा कि 12 क्लास के बाद कुछ 2-4 क्लास और एक्सटेंड करना है एग्ज़ाम को 2 दिन 3 दिन आगे तक, तो उसके लिए फिर आप क्या बोलते हैं? क्या कह रहे हो आप? जैसे कि 12 क्लास आप हमको बोले, ठीक है ना, 2 वीक्स का, सॉरी 2 वीक्स का क्लास, हाँ, 2 वीक्स के। ठीक है। अब 2 वीक्स के बाद शायद देखिए 1 वीक बच जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना? हुँ, तो यदि फिर हम सोचते रहे हमको 1 वीक और चाहिए, तो फिर उसके लिए फिर क्या चार्ज करना कैसे करेंगे आप, अगर चाहिए तो? डेफ़िनिटली उसके लिए भी फिर चार्ज होगा, ज़ाहिर-सी बात है यार फिर क्योंकि वो, मैंने आप किसी और की जगह आपको टाइम वो दे रहा हूँगा मैं अपना। ठीक है, तो वो फिर 1 वीक का फिर चार्ज करिएगा ना, यदि अगर हमको लेना पड़ा? हाँ, जी, जी, हाँ, बिल्कुल चार्ज करूँगा उसको, ठीक है, दे दूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, तो फिर आपने कब से स्टार्ट करना है? कल से स्टार्ट करना है, कब से करते हो कल स्टार्ट? से करना, ठीक है ना? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा और फिर ड्यूरिंग द वीक आप किस टाइम अवेलेबल होते हो किस टाइम ऑफ़िस से आते हो?
ऑफिस से आने के बाद ता- हम मैरिड है तो समझे। ताकि मैं फिर उसके मुताबिक मैं भी अपना स्केड्यूल रखूंगा। मैं भी सारी बातें स्टूडेंट को पढ़ा रहा था और मैं खुद भी जॉब करता हूँ, तो उसके मुताबिक कि देखना मैं है। वैसे अब इसी टाइम वीकेंड वीकेंड पर तो हम इसी टाइम ही रखना बात, क्योंकि मैं मैरिड हूँ समझे। मेरे अच्छा अच्छा, तो आप वो कह रहे हो कि ड्यूरिंग द वीक 11 बजे क्लास करोगे? 11 बजे क्लास करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है ना, क्योंकि हम बोले या इसलिए। उससे पहले नहीं हो सकता तकरीबन मेरे 8:30 तक? मेरे बेटा फिर वो परेशानी करता है समझे, वो बोलेगा हाँ ओके, खेलने के लिए, नहीं तो हम फिर बोलते ठीक है। 11 बजे आपको है, ठीक है, ओके, ठीक नो है। इशू। सो कल फिर आप, कल तो 11 बजे नहीं, क्योंकि कल संडे, कल हम इजीली शाम के टाइम क्लास कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए तो कोई इशू नहीं, कल भी आपने यहाँ 11 बजे क्लास करनी 11 है। बजे नहीं, मैं घर में जब तक वो 11 बजे तक वो सो जाता है समझे, क्योंकि उसका आगे अच्छा, अगर हम तो आपने लैपटॉप। रोज़ाना 11 बजे ही क्लास करनी है? प्लीज़ हाँ। ठीक है। ठीक है, नो आप इशू। आप आपको बैंक डिटेल दे दें, हम देखिए आपको पैसा ट्रांसफ़र करने का ये ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बैंक डिटेल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। ठीक है, ओके। ठीक है, सी यू देन ओके जी। टुमारो। ओके। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।